आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शासन अधिनियम 1861। 1858 के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रदेशों को सीधे अपने अधिकार में लेने के बाद ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन को नियमित करने और सुधारने की दृष्टि से एक अधिनियम पारित किया, जिसे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारतीय राज्य प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत की जो भारत में ब्रिटिश राज्य में समाप्त होते हुए भी उसके शासकीय विधान का अभिन्न अंग बनी रही थी। 1861 के अधिनियम के पारित होने के कुछ खास कारण थे। 1858 का अधिनियम भारतीय प्रशासन में कोई खास परिवर्तन नहीं लाया था। विधि निर्माण परिषद में एक भी भारतीय नहीं था। इस कारण भारतीयों को विधि निर्माण की जानकारी नहीं हो पाती थी और जनता सरकार से असंतुष्ट थी और ऐसे ही असंतोष के कारण भारत में उथल पुथल होती रहती थी। गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य वार्टल फ्रेयर का मत था कि विधि निर्माण परिषद में भारतीयों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। इस दृष्टि से एक नए अधिनियम का निर्माण करना जो था वो संभव हो गया था। विधि निर्माण की पद्धति भी दोषपूर्ण थी। 1833 के अधिनियम द्वारा जिस विधायी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई थी वो दोषपूर्ण थी। अधिनियम ने केंद्र को विधि निर्माण करने का अधिकार दिया था, किंतु केंद्र परिस्थितियों और आवश्यकताओं को समझने में असमर्थ था। इस कारण भारत में अच्छी विधि नहीं बन पाती थी। विधि निर्माण कार्य में आम भारतीय और यूरोपीय शामिल नहीं थे। 1853 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय विधि निर्माण परिषद का संगठन किया गया, जो इस समय तक अत्यंत छोटी हो गई थी। इस कारण वह सभी कार्यों का संपादन करने में असमर्थ थी। कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता का अनुभव शासन महसूस कर रहा था। विधान परिषद की बैठक काफी समय के बाद हुआ करती थी और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं था। इसलिए शासन कार्य के संपादन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समय चार्ल्स वुड भारत मंत्री थे। इन्होंने 6 जून 1861 को कॉमन सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जो संसद द्वारा पारित होने पर भारत परिषद अधिनियम 1861 कहलाया था। इस भारतीय परिषद अधिनियम की मुख्य धाराएं कुछ इस प्रकार थी। केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित धाराएं। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। भारत सचिव को इनकी नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। इन 5 सदस्यों में से 3 सदस्यों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार की सेवा में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अन्य 2 सदस्यों में से एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री और दूसरा वित्त विशेषज्ञ नियुक्त किया जाने लगा। भारत सचिव प्रधान सेनापति को विशेष सदस्य बनाकर परिषद का सदस्य नियुक्त कर सकता था। गवर्नर जनरल को परिषद की कार्यकारिणी के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा, वित्त, विधि, गृह आदि विभागों की जिम्मेदारी सौंप, जिसने उन विभागों के कार्यों की देखरेख करना जो था वो सरल हो गया था। सप्ताह में परिषद का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक विभाग का सचिव गवर्नर जनरल से भेंट करते थे और महत्वपूर्ण तथा सामान्य हित के विषयों को उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था और वहां निर्णय बहुमत के आधार पर होता था, जब तक कि गवर्नर जनरल अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग नहीं करे। इसके साथ ही इस अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद से संबंधित भी सुधार किए गए थे। इस अधिनियम के द्वारा कानून निर्माण के
लिए गवर्नर जनरल की परिषद के आकार को बढ़ा दिया गया था। इसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी, जिसमें आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। विधान परिषद का अधिकार क्षेत्र जो था वो कानून निर्माण करना था। यह संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाया करती थी। सेना, वैदेशिक और राजनीतिक मामलों, सार्वजनिक ऋण, डाक मुद्रा तार, रीति रिवाज आदि से संबंधित मामलों पर कोई विधेयक प्रस्तुत करने के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया था। किसी भी विधेयक को कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद द्वारा पारित किसी विधेयक के बारे में गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार का पूर्ण अधिकार दिया गया था। इस धारा के अनुसार विधेयक को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का भी उसे पूरा अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया। गवर्नर जनरल को किसी भी प्रांतीय सरकार द्वारा निर्मित कानूनों को संशोधित करने और रद्द करने का अधिकार भी इस अधिनियम के द्वारा दिया गया था। सपरिषद गवर्नर जनरल किसी प्रेसिडेंसी प्रांत को विभाजित कर सकता था और वह अपनी सीमाओं को घटा और बढ़ा सकता था। वह विधायी कार्यों के लिए नए प्रांत का निर्माण भी कर सकता था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में भी कुछ परिवर्तन किया गया। 1861 के अधिनियम के अनुसार बंबई और मद्रास प्रांतों में प्रांतीय विधान परिषदें संगठित की गई। इन प्रांतों के गवर्नरों को प्रांतीय परिषदों में कम से कम 4 और अधिक से अधिक 8 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इन अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष था। प्रांतीय विधान परिषदों को प्रांतों में शांति और व्यवस्था के लिए कानून और नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। शर्त यह रखी गई थी कि उन्हें संसदीय अधिनियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। प्रांतीय विधान परिषदें कुछ विषयों पर गवर्नर जनरल से पूर्व अनुमति के बिना कानून नहीं बना सकती थी। ये विषय थे सेना, वैदेशिक और राजनीतिक संबंध, सार्वजनिक राजस्व, मुद्रा, डाक तार, दंड संहिता आदि। प्रांतों में सार्वजनिक राजस्व से संबंधित विधेयक गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की पूर्ण अनुमति से विधान परिषद में पेश किया जाता था। प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को प्रांतीय गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेना आवश्यक था। ब्रिटिश साम्राज्य प्रांतीय विधेयक को सपरिषद भारतीय सचिव के माध्यम से रद्द कर सकती थी। गुरुमुख निहाल सिंह के अनुसार 2 कारणों के चलते यह अधिनियम महत्वपूर्ण था। एक तो इसने गवर्नर जनरल को विधि निर्माण के कार्य में भारतीयों को संयुक्त करने का अधिकार दिया और दूसरा ये कि उसने बंबई और मद्रास की सरकारों को विधि निर्माण का अधिकार पुनः दे दिया था। इस प्रकार भारत में विधि निर्माण की उस नीति का आरंभ हुआ जिसके फलस्वरूप अंत में प्रांतों को 1937 में लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इस अधिनियम ने प्रांतीय प्रशासन में जो परिवर्तन किए थे वे 1919 तक बने रहे। इसके बाद भी इस अधिनियम के अंतर्गत शासन में परिवर्तन लाए गए। विधि निर्माण के क्षेत्र में भारतीयों को सम्मिलित करने की जो नीति अपनाई थी वह आगे के काल में भी बरकरार रही थी। इससे भारतीय कानूनों से परिचित हुए और भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन का मार्ग प्रशस्त होता गया। इस अधिनियम में कुछ दोष भी थे। इसका सबसे बड़ा दोष ये था कि इसके द्वारा स्थापित विधान परिषदें केवल विधि बनाने वाली समितियां भर रह गई थी। कोवेल ने लिखा है, वे समितियां मात्र हैं
जो कार्यपालिका को शासन विधान के संबंध में केवल परामर्श और सहायता प्रदान करती थी तथा विधि निर्माण की प्रक्रिया की प्रत्येक अवस्था पर जनता को पूरे विज्ञापन का लाभ प्राप्त होता है। इन परिषदों में बने कानून एक बार से कार्यपालिका के आदेश थे, क्योंकि नामजद सदस्यों की संख्या अत्यधिक कम थी और उनके सभी आधे सरकारी सदस्य नामजद सदस्य थे। वे भी जनता वर्ग के न होकर धनी वर्ग अथवा देशी नरेशों के वर्ग थे। ये वर्ग सरकार और उसकी नीति के प्रबल समर्थक थे। इस अधिनियम ने भारतीय शासन के विकास में एक नया अध्याय आरंभ किया। बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब एक सामान्य शासन के अंतर्गत आए, जो अलग अलग थे। तीनों प्रांतों में सपरिषद गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को स्वीकार किया गया। स्थानीय आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना सरकार के लिए आवश्यक बना दिया गया। इसके लिए स्थानीय परिषदों की स्थापना की गई और कुछ गैर सरकारी व्यक्ति भी इसके सदस्य बनाए गए, जिनमें भारतीय भी शामिल थे। किंतु ये परिषदें कार्यपालिका की विधायी शक्तियां थीं और उन्होंने उत्तरदायी संस्थाओं का बीज पनपने नहीं दिया। इन समितियों की रचना में सबसे बड़ा दोष यह था कि इनमें जो भारतीय सदस्य थे वे जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। विदेशी राजाओं, नवाबों और जमींदारों को ही इसका सदस्य बनाया जाता था, जो जनता के हित की चिंता न करके ब्रिटिश सरकार की चिंता किया करते थे।